जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने इस लोकतंत्र टीवी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं मनमोहन मिश्रा आपका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं और मैं कह नहीं सकता कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी जगह है, कितनी इज्जत है, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। और इसी सच को आप समझिए। जब इसी सच को बारीकी से आप समझ जाएंगे तो गोदी मीडिया बदल जाएगा। दोस्तों, जैसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आपके बगैर मैं अधूरा हूं, आपके बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं बोलकर क्या करूंगा। यही बात छोटे से लेकर बड़े चैनलों तक लागू होता है। आप इस बात को समझिए। तो जिस दिन आप अपनी ताकत को समझ जाएंगे, यह बात इसलिए मैंने कही कि जिस दिन आप अपनी ताकत को समझ जाएंगे उस दिन कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा और ये गोदी मीडिया के नाम से चलने वाले जो चैनल है ना, वो भी रास्ते पर आ जाएंगे, सुधर जाएंगे मेरे दोस्त, वो भी बदल जाएंगे। उसके लिए आपको अपनी ताकत दिखानी होगी और वो ताकत ये है। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने जो लाइव किया था उसमें आपसे अनुरोध किया था मेरे दोस्तों कि एकदम से चैनल देखना छोड़ ही दो। कोई भी टीवी, कोई भी चैनल ऑन ही मत करो। मनोरंजन के चैनल जो देखना हो देखो। अभी गोदी मीडिया देखने से तो मैं समझता हूं गोदी मीडिया देखने से अच्छा है कि सपना चौधरी का डांस ही देखो। वहां कुछ समय तक का मनोरंजन रहेगा। मन में अच्छे बुरे विकार भी आ सकते हैं, वो सारी बुराइयां, लेकिन कम से कम आप गोदी मीडिया देखकर आतंकवादी तो नहीं बनोगे। आप गोदी मीडिया देखकर लिंचिंग मास्टर तो नहीं बनोगे। आप गोदी मीडिया देखकर अपने ही देश को बेचने वाले का समर्थन तो नहीं करोगे। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि गोदी मीडिया का चैनल, न्यूज चैनल देखने से बेहतर है, इसीलिए मैंने कहा कि न्यूज चैनल देखने से बेहतर है कि सपना चौधरी का डांस देखा करो। तो आप कहोगे साधु संत आदमी तिलक उलक लगाकर आप ये क्या बोल रहे हो, लेकिन ये है कड़वा लेकिन सच है। क्योंकि जो बुराइयां इस समाज में, इस देश में गोदी मीडिया चैनल्स देखने पर आ रही हैं, कम से कम सपना चौधरी का डांस देखने पर वो बुराइयां नहीं आएंगी। आपके चरित्र में थोड़े बदलाव आ सकते हैं, थोड़ी गिरावट आ सकती है सपना चौधरी का डांस देखने से, लेकिन यह तो गारंटी है कि आप आतंकवादी नहीं बनोगे। आप अतिवादी नहीं बनोगे, आप भगवा आतंकवादी नहीं बनोगे, यह तो गारंटी है ना। तो कम से कम एक रोग से बचने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़े तो कोई गुरेज गलत नहीं है और गुरेज भी ना रखें। आप ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो आज हम आपके सामने रखने के लिए आए हैं। आज हम आपसे, और जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त कि मैं सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज प्रतिदिन 10 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलता हूं। अपनी भावनाओं को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आपसे मेरी मुलाकात होती है। आपके सामने मैं अपने विचार प्रकट करता हूं और मैं देखता हूं कि आप खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो। और कम से कम मैंने फ्राइडे, पिछले हफ्ते के अंतिम लाइव को देखा तो 4600 के ऊपर लाइव आप लोग जुड़ गए मेरे साथ।
मुझे भी आश्चर्य हुआ। टेक्निकली जब मैंने उसे तलाशने लगा तो मुझे लगा कि आपका प्यार मेरे प्रति कम नहीं है, और जो मैं कहता हूं आप तक पहुंचाता हूं उसे आप अच्छी तरह सुनते भी हो, समझते भी हो और उसे दूसरों तक पहुंचाते भी हो। लेकिन यह मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो सोशल मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनका आईटी सेल या उनका स्पाईवेयर या उनका पेगासस सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है, उसके लिए हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती, बीच में रह जाती हैं या लड़ती हैं आप तक पहुंचने के लिए। मेरे दोस्तों, और उस लड़ाई में आपका साथ हमेशा हमें मिलता है, आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता है, और इसीलिए हम उनसे लड़ाई जीतते भी हैं। वो कितनी भी कोशिश कर लें हमको रोक नहीं पाते, आप तक हम पहुंचते हैं और आप हमें लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर वो हमारे इस लाइव को स्लो कर देते हैं, डेड इन कर देते हैं, डेटा को डिस्टर्ब करते हैं, तो भी और भी माध्यम है। यही वीडियो जब YouTube पे चलता है, यही वीडियो जब फिर से ट्रिम करके जब इसी प्लेटफॉर्म पे चलता है, आप बड़े प्यार से और बहुत देखते हैं उसे। तो तरह तरह से इन षड्यंत्रकारियों से, क्योंकि आज की सत्ता, आज के सत्ता के शीर्ष पर एक षड्यंत्रकारी बैठा है मेरे दोस्त, एक नेता नहीं बैठा है। नेता देश का होता है, नेता देश की आम जनता का होता है। तो जब नेता ही नहीं बैठा है, वो एक पूंजीवादी तत्वों का, पूंजीपतियों का गुलाम जब बैठा है, पूंजीपतियों का चौकीदार जब बैठा है, तो अपने जनता से न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉयर से वफादारी निभानी है। वो जिसकी चौकीदारी कर रहा है उसके प्रति वफादारी निभानी है, उसकी ड्यूटी करनी है, और वही हो रहा है, वही किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। और आप जानते हैं कि हम आपकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आप जो सवाल पूछते हैं उसको प्रॉपरली हम जवाब देते हैं, आपका उसे पढ़ते हैं, और अभी भी हम वही कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैंने पोस्टर डाला था आपके लिए, आपको शेयर किया था एक पोस्टर कि हम किस विषय पर आज बात करेंगे। वो विषय था कि देश में मोदी जी के कुशल नेतृत्व, एक व्यंग है कि देश में मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी दोनों का विकास हुआ है, और दोनों का विकास समानांतर रूप से हुआ है, समान रूप से हुआ है। जितनी तेजी से अमीरों का पैसा बढ़ा, अमीरों की अमीरी बढ़ी, उतनी ही तेजी से गरीबों की गरीबी बढ़ी। तो अक्सर जब यह सवाल आ रहा है अब, और देश पूछ रहा है कि विकास कहां है, विकास पैदा क्यों नहीं हुआ, विकास आया क्यों नहीं, विकास के बारे में जब लोग सवाल करते हैं तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि विकास हुआ है। हम आप शायद उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं,
और जिस विकास की बात नरेंद्र मोदी ने कहा था, शायद वही विकास हुआ है। उन्होंने अपना वादा बखूबी निभाया है। उनका वादा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब नया नारा है, विश्वास भी जोड़ दिया है। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब उसको समझ लीजिए, उन्होंने कहा था। अब वो कहा था, उसका मतलब क्या है? अक्सर लोग मतलब को, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उस मतलब को गलत तरीके से ले लेते हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, तो पूरा देश तालियां बजाने लगा, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। पूरा मंत्रालय, पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरी उनकी आईटी सेल, सब ये कहने लगे मैं भी चौकीदार। अब उनसे कोई पूछे कि कभी आपने नरेंद्र मोदी से यह पूछा कि मैं भी चौकीदार, तो किसका? तो जब पता चला कि नरेंद्र मोदी ने जब यह नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार, मैं चौकीदार हूं, तो जब पता चला कि ये तो अडानी के चौकीदार हैं, अंबानी के चौकीदार हैं। अब जब ये अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए क्या करेंगे? आप कुछ समझ सकते हो? और जब अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं हमारे नरेंद्र भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी, और आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहते हो कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो आप भी बन गए चौकीदार अडानी अंबानी के। इसलिए आपको बात भी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने जो कहा वो किया, जो और उसको, उस वादे को निभाया मेरे दोस्त। और वो वादा यही था, सबका साथ, सबका विकास। तो विकास कैसे हुआ वो समझिए। आज यही डाला है मैंने कि देश में मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण, अब मोदी जी से बढ़िया और कुशल कोई शासक तो होगा नहीं, तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी, दोनों का समानांतर विकास हुआ है। आज दोनों आसमान छू रहा है। गरीब बद से बदतर हो गया। 55 पोजीशन पे थी देश की भूखमरी, भारत में भूखमरी 55 पोजीशन पे थी अंतरराष्ट्रीय मानक में। और जानते हैं अभी क्या है? 103 पोजीशन को भी क्रॉस, अब तो मेरे ख्याल से और भी नीचे चली गई होगी। शायद ही भारत में कोई ऐसा देश होगा, कोई होगा हंगरी या कोई ऐसा कोई अफ्रीकन कंट्री या जहां कुछ नहीं होता होगा, कोई ऐसा देश होगा, मैं नहीं समझता। एक दो देश ही पीछे के हम आगे हैं। क्या से क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो विकास किया। अगर अब कोई यह कहता है कि विकास नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, तो मैं उससे कहूंगा भाई विकास तो उन्होंने किया। अमीरों की अमीरी का विकास किया, गरीबों की गरीबी का विकास किया। मतलब तो साफ है, सबका साथ, सबका विकास। गरीब का साथ दिया और गरीब बनाया, अमीर का साथ दिया और अमीर बनाया। उन्होंने तो न्याय किया है। उन्होंने तो जो कहा था वो वादा निभाया है। और वैसे भी उनसे आप भाई, वो पहले ही कह दिए थे कि मैं चौकीदार हूं। आप भी उनके पीछे पीछे चले गए और बोले कि मैं भी चौकीदार हूं। तो चलो अब अडानी अंबानी की चौकीदारी करो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो विकास हुआ मेरे दोस्तों। वही बात आज आपके सामने मैं रखूंगा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण अमीर 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 से अमीर हुए। और जैसा कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे अडानी भाई तो विश्व पटल पर छा गए हैं। वो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का जो है और दूसरे जो ठैचर बंधु, पता नहीं कौन कौन, जितने भी दुनिया के पूंजीपति हैं उनकी कतार में जाके खड़े हो गए। हो सकता है उनसे आगे भी निकल गए हों। तो विकास कैसे नहीं हुआ आप बताओ?
भले ही लाखों लाख लोग भारत के मर गए, उनके रिकॉर्ड के अनुसार 4 लाख से ऊपर लोग 4-5 लाख से ऊपर मर चुके हैं, लेकिन कितने मरे हैं ये तो आप जानते हो, आपके घरों में मरे हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। तो लाखों लाख लोग भले ही मर गए, लोग भूखों से मरते रहे, लोगों को कफन नहीं मिला, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग हाफ हाफ करके कुत्ते की मौत मरे और कुत्ते की तरह ही पानी में फेंक दिए गए, जहां से कुत्ता घसीट कर किनारे लेके आया और इस देश के सरकार की पोल भी खोला। अंतिम संस्कार तक भी नहीं हो सका मेरे दोस्तों, बालू में दफना दिया गया, नीचे 2-2 फीट गड्ढा करके डाल दिया गया, उस पर चादरें चढ़ा दी गई। जब वो चादरें अपनी कहानी कहने लगी तो उन कब्रों पर से, वो कब्र कहेंगे जो भी कहेंगे, जिनको दफनाया गया था, तो वो उन दफन मुर्दा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके कफन को भी इन्होंने घसीट लिया, खींच लिया, उतार लिया। अब इसलिए नहीं उतार लिया कि बेचकर उसको पैसा कमाएंगे, लेकिन इसलिए उतार लिया कि दुनिया जान रही है, दुनिया समझ रही है और देख रही है, दुनिया थू थू कर रही है इसके लिए। तो विकास तो किया, आपका विकास हुआ, आप गरीब हुए, आपका विकास हुआ, आपको मौत मिली, आपका विकास हुआ, आपने आत्महत्या की, आपका विकास हुआ, आपके बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई सब तहस नहस हो गया, आपका विकास हुआ। यह विकास ही है। उधर अमीरों का विकास हुआ, अडानी की संपत्ति बढ़ी, जयशाह की संपत्ति बढ़ी, अंबानी की संपत्ति बढ़ी, और जितने भी मोदी के भाई बंधु हैं गुजराती चोर, उनकी संपत्ति बढ़ी। और गरीब दाने दाने के मुहताज होने लगा, महंगाई कमर तोड़ने लगी, गैस का सिलेंडर आसमान छूने लगा, पेट्रोल डीजल के दाम हमारे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी उम्र से भी ऊपर हो गया। यह ताना नरेंद्र मोदी ने ही दिया था मनमोहन सिंह को कि रुपए की गिरावट और मनमोहन सिंह की उम्र में कंपटीशन चल रहा है। अब तो रुपए की गिरावट उनकी भी उम्र पार कर चुका है। मेरे दोस्त, इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुका है, चाहे वो रुपए की गिरावट हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे विकास हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, हर चीज में नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है मेरे दोस्तों। तो आज मुद्दा वही है। ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्त? नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? जो नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, कहीं उसमें कोई झोल तो नहीं? मेरे दोस्त, ऐसी बहुत सी बातें आपके सामने मैं रखूंगा और एक तरफ अमीरों की अमीरी विकसित हुई, गरीबों की गरीबी विकसित हुई। अब इस विकास के कफन से चादर ना खींच लें आप, जिसे दफना दिया गया, तो साजिशें रचते हैं नरेंद्र मोदी। कभी 3 तलाक का, तो कभी लव जिहाद का, तो कभी पता नहीं क्या क्या यार। अभी एक नया शगुफा
नया 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 बड़ा तेजी से आप भी सोशल मीडिया में देखते होंगे, मैं भी सोशल मीडिया में देखा। मीडिया वालों ने तो गोदी मीडिया इसको उठाएगी और दूसरे मीडिया वाले उसको छोड़ देते हैं। अच्छा करते हैं, मैं तो समझता हूं छोड़ के ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब हिजाब मतलब वो क्या कहते हैं, जो मुस्लिम औरतें स्कार्फ बांधती हैं अपने चेहरे पे, ढकती हैं, अब उस पर भी सवाल उठ रहा है, उस पर भी बातें की जा रही हैं। अरे यार, ये काली टोपी वाले कहां कहां तक जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये काली टोपी वाले किस किस चीज के बारे में आवाज उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, या किस किस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये क्या चाहते हैं काली टोपी वाले? काली टोपी वाले समझ रहे हैं ना? अरे भाई, मैं जिसको काली टोपी कह रहा हूं उसको तो समझ रहे होंगे। अगर इससे नहीं समझते तो मैं बोल देता हूं काली टोपी और हाफ चड्डी वाले। चलिए, वो हाफ चड्डी अब फुल पैंट बन गया है। आपको पता होना चाहिए भारत के किस सभ्यता में हाफ चड्डी चलती थी, ये बताइए। भारत की कौन सी सभ्यता में, कौन से काल में काली टोपी चलती थी, ये बताइए। तो ये बेचारे तो अंग्रेजों की पैदाइश हैं और अंग्रेजों के क्या कहते हैं, उनके खून को लेकर ढो रहे हैं, परेशान हैं और उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। तो ये काली टोपी वाले किस किस चीज पर आवाज उठाएंगे, बैन करेंगे, बोलेंगे, मैं नहीं समझता किस चीज पर। अगर वो हिजाब पर बात करते हैं, यानी कि स्कार्फ बांधने पर, मुस्लिम लड़कियों की बहुत खूबसूरत लगती हैं बेचारी, बहुत अच्छा लगता है देख करके उन्हें जब वो स्कार्फ बांध करके निकलती हैं। क्यों तकलीफ होती है किसी को? क्यों उस पर आवाज उठाता है? क्यों बोलता है? क्या गलत है भाई? अभी सन्नी लियोनी नंगी होके चलती है, उसको तो भारत रत्न देने वाले हो, पता नहीं दे भी दो तो कोई भरोसा नहीं है। ऐसों को दिया, कैसे कैसे को दिया, जब रेखा को दे दिया, जब पता नहीं कितने देखा को दे दिया और दिखावा को दे दिया, तो उनको भी दे देंगे, सन्नी लियोनी को भी दे दे। तो क्या आपको वही पसंद है? सन्नी लियोनी पसंद है? अरे भाई, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम बेटियां, लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। क्या तकलीफ है आपको अगर वो स्कार्फ बांध के चलती हैं? तो आप मुझे यही बताओ। मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता कि वो खराब है। और क्यों लगता है आपको भाई? और सबसे बड़ी समस्या है, कितनी चिंता करोगे यार, कितना हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलोगे, कितना हिंदू मुसलमान करो, कहां कहां कितना नीचे गिरोगे, कहां तक जाओगे? हे काली टोपी वाले, हे हाफ चड्ढी वाले, तुम कहां तक जाओगे? कितने बुरे दिन दिखाओगे? क्या आगे ये देश अब ये देखेगा कि किसका खतना हुआ है, किसका खतना नहीं हुआ है? क्या खतना पर भी आवाज उठाओगे एक दिन मोदी जी के आदेश से? हे काली टोपी वाले, हे हाफ पैंट वाले, अब फुल पैंट बन गए वाले, हे बीजेपी वाले, हे भगवा दलालों, क्या कहूं मैं आपको? कौन सी संज्ञा दूं? किस तरह के संत अपने आप को कहते हो? कैसे संत हो? वैसे संतों पर भी मेरे ख्याल से कुछ कंट्रोल लगाना चाहिए सरकार को, और अच्छी सरकार आएगी तो मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि संतों पर ये भगवा वस्त्र और संतों पर भी लगाम लगानी चाहिए। कहां कहां जानते हैं? भीख मांगकर संत बनने वाले को संत की उपाधि ना दो और संत बनने भी ना दो। भीख मांगकर, सरकारी चंदा, पूंजीपतियों से चंदा, अब वो संत कहां से हैं? वो तो
अलग से पूंजीपति बन जाते हैं रामदेव, वो तो लाला रामदेव बन जाते, रामदेव भीख भीख मांग करके लाला रामदेव बन जाते हैं। तो आगे से ये जो भगवा पहन करके ये चंदा मांगते हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्यों मांगे भाई? और जो अपनी कमाते हैं और खाते हैं, मांग करके नहीं, मांग के नहीं, कमाते हैं और खाते हैं और भगवा पहनते हैं, ऐसे लोगों को ही संत की उपाधि देनी चाहिए, मेरे जैसे लोगों को। आज भी मैं कम से कम 12-14 घंटा काम करता हूं, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, तब रोटी खाता हूं, अपनी कमाई बचपन से लेकर। और जब से कम नहीं कुछ तो ये 7-8 साल 10 साल हो गया मुझे भगवा, 2022 चल रहा है ना, तो 2007-8 में मैंने भगवा पहना था। तो 2008 और आज का देख लीजिए कितना हुआ, 8 2 10 वहां हो गया, माने 22-24 साल, 14 साल, 12-14 साल से मैं भगवा पहन रहा हूं। मैं अपने आप को संत कहता हूं और बड़ा गर्व होता है मुझे अपने आप को संत कहने में, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि मैंने स्वामी मनमोहन जी को 1 रुपया चंदा दिया था। मैं भीख नहीं मांगता। तो ऐसे लोगों को संत की उपाधि देनी चाहिए जो कम से कम अपने मेहनत की कमाई खाते हो, दलाली ना करते हो। दलालों को संत नहीं होने देना चाहिए। सरकार को लगाम लगानी चाहिए। आगे की सरकारें जो आएंगी, नरेंद्र मोदी तो जो कर दिए, लेकिन आगे की सरकारें आएंगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आगे भगवा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसी आदमी को भगवा पहनने का हक हो जो अपनी मेहनत की कमाई खाता हो, भीख मांग कर नहीं खाता हो। और भीख मांगकर भगवा पहनने वाला, भीख मांगकर संत अपने आप को कहने वाले को जेल में डालना चाहिए। मैं तो ऐसा कहूंगा। लेकिन अब उनसे हो क्या रहा है वो उस पर बात करते हैं। तो ये काली टोपी वाले, ये हाफ पैंट अब फुल पैंट वाले कहां तक ले जाएंगे इस देश को, मेरे समझ में नहीं आता। चलिए अभी स्कार्फ पे बात करते हैं। लड़कियां बांधना बंद कर देंगी, कोई बात नहीं, चलिए उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये 3 तलाक के लिए कानून लेके आए, चलो वो भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई 3 तलाक नहीं देगा। भाई उनका पर्सनल मामला था, तुम क्यों, अगर तुमको इतना इंटरेस्ट है तो एक संविधान, एक देश एक संविधान लागू करो ना, कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दो। वो नहीं करते, वो तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको ये मुद्दा चाहिए। जब स्कॉर्प पे आवाज उठाओगे, जब ये क्या बोलते हैं 3 तलाक पे बात करोगे, तो आपको थोड़ा फायदा होगा, हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा। इतनी गिरी हुई राजनीति क्यों करते हो? और क्यों करते हुए तो मैं समझता हूं कि जो आपने लगन से अडानी को दुनिया का सबसे अमीर बना दिया, अपनी लगन से भारतीय आम आदमी को दुनिया का सबसे गरीब बना दिया, तो उस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। लेकिन मेरा कंसर्न यह है, मेरा सवाल यह है मेरे दोस्त, मैं यह जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कहां तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे। चलिए कल्पना करते हैं, यह सोचते हैं अब नरेंद्र मोदी इसके बाद क्या करेंगे। अभी स्कार्फ की बात कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। मैंने एक मुसलमान भाई से बात कर रहा था, तो मैं बोला अब ये अगला क्या करेंगे। तो बोला हो सकता है सर कि ये खतना पर बैन लगाएं। तो मैं बोला खतना पर बैन तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, अब अगला यही बचा है कि खतना पर बैन लगाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि खतना पर बैन लगाएंगे तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका खतना नहीं करने देंगे, लेकिन जिनका हो चुका है उनका जोड़ेंगे कैसे? नहीं मतलब कैसे करेंगे ये काली टोपी वाले और हाफ पैंट वाले क्या ट्रिक लगाएंगे, कैसे जोड़ेंगे फिर से?
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मतलब मैं उनकी गिरावट की बात कर रहा हूं, मैं इतने निचली बातें नहीं करना चाहता, नहीं करता, लेकिन वो जो सोच रहे हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो मुस्लिम भाई ने कहा कि अब ये खतना पर जाएंगे, तो मेरी कल्पना आगे बढ़ी, सोचने लगी कि ये काली टोपी और हाफ पैंट, फुल पैंट वाले क्या करेंगे, खाकी पैंट वाले, खाकी फुल पैंट वाले और काली टोपी वाले आगे क्या करेंगे, कितने हद तक जाएंगे। तो अगर खतना पर बैन लगाएंगे तो आने वाले जनरेशन को तो रोकेंगे, लेकिन जो करवा चुके हैं, जिनका हो चुका है, उनका क्या करेंगे। पॉइंट नंबर